नमस्कार। प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव का दौर शुरू हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। आरोपों के साथ साथ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए शब्दों के तीर भी चलने शुरू हो गए हैं। बीजेपी के हिसाब से कांग्रेस देशद्रोही है, तो कांग्रेस के हिसाब से बीजेपी शहीदों को वोटों में तब्दील करना चाह रही है। इन्हीं सब पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ में पूर्व राजनयिक और वर्तमान में केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री हरदीप पुरी साहब, जो स्वतंत्र प्रभार संभाले हुए हैं। पुरी साहब से हम बातचीत करेंगे उनके मंत्रालय के बारे में और मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में, लेकिन पहले एक नज़र उनके अब तक के सफर पर। दिल्ली में जन्मे केंद्रीय राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी भारत में आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। पुरी उन चंद खुशनसीब नेताओं में से शुमार हैं जिनको राजनीति में आने के बाद ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। पुरी 1974 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। उन्होंने 2009 से 2013 तक संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया है। पुरी ब्राजील, जापान, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम में महत्वपूर्ण राजनयिक पदों पर तैनात रहे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद रोधी समिति के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय शांति संस्थान के उपाध्यक्ष और न्यूयॉर्क में बहुपक्षवाद पर स्वतंत्र आयोग के महासचिव के रूप में कार्य किया है। पुरी जनवरी 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। सितंबर 2017 में उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिली। हरदीप सिंह पुरी का जन्म दिल्ली में हुआ था। उनके पिता एक राजनयिक थे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन किया और सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में व्याख्याता के रूप में काम किया। हरदीप कई पुस्तकों, शोध पत्रों और पत्रिकाओं के लेखक हैं। प्लस माइनस में इस बार हमारे चेयरमैन राकेश गुप्ता आपको मिलवा रहे हैं केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी से। पुरी साहब, आपका प्लस माइनस कार्यक्रम में स्वागत है। आपका एक बहुत लंबा राजनयिक के रूप में कैरियर रहा है। 39 वर्ष आपने एज सिविल सर्विस काम किया। उसके बाद में अचानक राजनीति में आने का आपको कैसा लगा? फॉरेन सर्विस को ज्वाइन करने से पहले जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था तो मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव था। मेरा विद्यार्थी परिषद के साथ बहुत पुराना संबंध रहा है और आज जो मोदी जी की सरकार में सीनियर मिनिस्टर्स हैं, मेरी उनके साथ उनके जान पहचान, मित्रता बहुत पुरानी उस समय से है। ब्यूरोक्रेट की माइंडसेट और एक पॉलिटिशियन का माइंडसेट, उसमें थोड़ा अंतर हो सकता है एंड वन हैज़ टू डेवलप। बट अब मुझे मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद 18 महीने हो गए हैं, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि पिछले 40 साल से यही कर रहा हूँ मैं। जो प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत स्कीम, हृदय, स्मार्ट सिटीज़, मेट्रो सिस्टम्स, मेरी जो ज़िंदगी है वहाँ पे एंकर्ड है इस समय। तो इसलिए जो पुराने फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी की बातचीत है, वो आप जैसे मित्रों के साथ बैठ के कभी गपशप लगाने का मौका मिल जाता है, पर उसके अलावा अभी तो मैं पूरा एक तरफ से ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ। पुरी साहब, आपके हालांकि बहुत कम समय हुआ है आपको मंत्रालय संभाले हुए, लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट आपके मंत्रालय की कौन सी है? देखिए, जब मैं मंत्रालय में आया था सितंबर 2017 में, उस समय ये जो प्रधानमंत्री जी की विशेष योजनाएं हैं अर्बन सेक्टर की, ये सब सेट हो चुकी थी और ज़्यादातर ये जो स्कीम्स हैं जून 2015 में आरंभ हुई थी। तो मेरी जो उस समय जब मैंने ये स्टडी किया तो बिल्कुल क्लियर था कि मेरी पूरी कोशिश होगी इन स्कीम्स को ज़्यादा तेज़ी से इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो और मुझे बहुत खुशी है, अब जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें हमें 2022 तक 1 करोड़ आवास बनाने हैं देश भर में।
और मुझे बहुत खुशी होती है कि आपको ये बताते हुए कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने से पहले जो हमारी आखिरली मीटिंग हुई थी सेंट्रल सैंक्शनिंग और मॉनिटरिंग कमेटी की, जो मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में मिलती है, उस समय तक हमने 79 लाख या 7.9 मिलियन आवास ऑलरेडी सैंक्शन कर दिए थे। 2020 की फरवरी मार्च तक पूरे 1 करोड़ सैंक्शन हो जाएंगे। मतलब आपका जो लक्ष्य 2022 में अचीव करने का है वो आप 2020 में कर लेंगे? मैं 2020 में सैंक्शनिंग हो जाएगी और इस समय 69 लाख सैंक्शन हुए हैं, कोई 45 लाख की ग्राउंडिंग हो गई है। मैं समझता हूँ कि 2020 के मार्च तक पूरे 1 करोड़ आवास सैंक्शन हो जाएंगे। जो आंकड़े हैं ग्राउंडिंग के और फिजिकल हैंडिंग ओवर के भी, वो भी करीब मैं समझता हूँ 60-65% फरवरी तक हो जाएगा और 2020 के आखिर तक पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। बहुत खूब। पुरी साहब, आज देश में बड़ी तेज़ी से शहरीकरण बढ़ रहा है। गांव से लोग शहर की ओर आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के कारण से खास तौर से, और शहर में आने के बाद में पर्यावरण की भी समस्या होती है, प्रदूषण की भी समस्या होती है, और सबसे ज़्यादा समस्या होती है आवास की। तो शहरों पर ये जो प्रेशर बढ़ रहा है आवास की दृष्टि से, उसको कैसे टॉलरेट करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम 1 करोड़ अधिक आवास बनाने वाले हैं देश भर में। पर मैं आपको पहले दिल्ली का उदाहरण दे दूं, क्योंकि आपने पोल्यूशन की बात की, कंजेस्शन की बात की। हमारा जो लेटेस्ट सेंसस है वो 2011 का है। उसके अनुसार हमारी जो शहरी पॉपुलेशन है वो अब 30% है और 2050 तक की 50% होने वाली है। 50% होने वाली है। तो मैं पर मीनवाइल अब 2030 का हम टारगेट लेके चलते हैं। 2030 में 40% होगी अर्बन पॉपुलेशन, और मैं समझता हूँ कोई 600 मिलियन हमारे जो देशवासी नागरिक हैं वो शहरों में रहेंगे। कुछ 2-3 महीने पहले लैंड पूलिंग की है, जिसमें जिनके पास लैंड पार्सल्स थे उनको पूल कर सकें। टाइटल उन्हीं के पास रहेगा, पर डीडीए उसमें मदद करेगी और हम उस लैंड को पूल करके और उस पर आवास बना पाएँ। मुझे उम्मीद है कि करीब 17 लाख घर अधिक वहाँ भी बन सकते हैं। एक रेंटल पॉलिसी लाएंगे। आपको मालूम है कई लोगों के पास आवास होते हैं लैंडलॉर्ड्स, पर वो किराए पे नहीं देना चाहते। वो इसलिए नहीं क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम है वो कई जगह में लागू नहीं है। तो मैं समझता हूँ आने वाले सालों में ये जो ट्रेंड है हाउसिंग शॉर्टेज का, दिस विल बी अ थिंग ऑफ द पास्ट। आप दिल्ली की बात कर रहे थे, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का अक्सर आरोप रहता है कि आप उनकी फाइलों को क्लियर नहीं होने देते हैं और दिल्ली का विकास आप लोगों की वजह से रुक रहा है। देखिए, ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जी यहीं आते हैं, मेरे मित्र हैं, मुझसे बहुत देर से आए नहीं है कि शायद मुझसे थोड़े नाराज़ हों, पर जब वो गप लगाने की कोशिश करते हैं या किसी स्थिति को ठीक तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते, तो मैं सोशल मीडिया पे उस पर ज़रूर चर्चा करके आई पुट हिम ऑन द बैक फुट। देखिए, पहले तो उनकी फाइलें जो मेरे पास नहीं आती हैं, उनकी नाराज़गी मुझे लगता है हो सकती है तो ये दिल्ली का जो मल्टी लेयर्ड सिस्टम है उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ। मैं हूँ सेंट्रल मिनिस्टर, आई एम यूनियन मिनिस्टर, तो मेरा जो रिमिट है वो दिल्ली कवर होता है क्योंकि डीडीए और LNDO हमारे पास आते हैं, पर उनकी फाइलें मेरे पास कोई नहीं आती। केजरीवाल जी का जो रिकॉर्ड है दिल्ली के जो अर्बन इश्यूज़ पे, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने मेट्रो फेज़ 4 जो है दिल्ली आपको मालूम है, दिल्ली जो मेट्रो सिस्टम है इस समय कोई 340-350 किलोमीटर का नेटवर्क है। विश्व भर में ये 4-5वें स्थान पे आता है। पर अरविंद जी ने इस फाइल को 4 साल रोकी रखा। एक RRTS है दिल्ली से मेरठ फॉर इंस्टेंस, गाज़ियाबाद 82 किलोमीटर का, उसको भी बहुत देर बाद इन्होंने क्लियर करके भेजा कि दिल्ली की सरकार को 2 साल का समय चाहिए अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ जो हैं उसमें ये तय करने का कि कौन सी अनऑथराइज्ड कॉलोनी 2015 से पहले की है और कौन सी 2015 के बाद की है।
क्योंकि वो नोटिफिकेशन के अनुसार जो 2000 पहले वाली कॉलोनीज उन पर एक ट्रीटमेंट है, जो 2015 वाली है वो हम नहीं रेगुलराइज कर सकते। तो उन्होंने कहा कि हाँ 2 साल हमें चाहिए, तो हम भी चुप रहे। जब 2018 के आखिर में हमें लगा कि चलिए अब उनसे पूछते हैं कि कितना काम किया है, तो पता लगा कि जो उन्होंने कंपनी को अपॉइंट करना था ये मैपिंग करने के लिए, कह रहे हमसे कहा गया 2019 की बिगिनिंग में, इस साल के शुरू में, कि हमें 4 महीने लगेंगे इस कंपनी को अपॉइंट करते। तो हमने पूछा फिर और क्या होगा, फिर उनको 2 साल और लगेंगे। तो मुझे लगता है उनकी नीयत जो है अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करने की नहीं थी कभी भी। आपकी सरकार ने एक बहुत बड़ा सपना देखा था 100 शहरों के कायाकल्प करने का, स्मार्ट सिटीज़ का, और वाराणसी को तो कोटो की तरह का एक शहर बनाने का था, लेकिन उस दिशा में बहुत कम काम हुआ है, कई जगह तो बिल्कुल काम शुरू नहीं हुआ। कैसे आपने कैसे ये असेसमेंट की कि बहुत कम काम हुआ? मैं आपको थोड़े से आंकड़े दे दूं। ये जो स्मार्ट सिटीज़ मिशन है, इस 100 शहर जो चुने गए हैं ये कंपेटिटिव बिडिंग में चुने गए हैं और सिटीजनशिप की कंसल्टेशन के बाद। तो इन 100 में से 90 जो हैं वो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं। ब्राउनफील्ड का मतलब ये हुआ कि जो एग्जिस्टिंग शहर है वो तो है, 70 साल में शहरों में तबाही हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, सुएज नहीं है, वाटर टैप कनेक्शन नहीं है, ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो उन्होंने एरिया बेस्ड डेवलपमेंट पे प्रपोजल दिए 90 ने जो सिलेक्ट हुए 100 में से, और 10 हैं ग्रीनफील्ड जो बिल्कुल नई सिटीज़ बन रहे हैं। जब मैं मंत्रिमंडल में आया था सितंबर 2017 में, उस समय जो टेंडरिंग थी तकरीबन 18-20 हज़ार करोड़ की हुई थी। तो अगर आप 18-20 हज़ार करोड़ का देख लीजिए, 100 शहरों में बांट लीजिए, तो आपकी जो असेसमेंट है वो बिल्कुल सही है कि कुछ हुआ ही नहीं, काम ही नहीं हुआ। पर आपको मालूम है इस समय कितनी है? करीब 1,40,000 करोड़। ये जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है ये विश्व भर में इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट्स। स्मार्ट सिटीज़ में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स ऑलरेडी हमने इस्टेब्लिश कर दिया। वहाँ पे स्वच्छता भी है पूरी, वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जा रही है, और सारी जो अर्बन सर्विसेज एक बड़ी जैसे नासा की स्क्रीन होती है उसमें सब आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड, CCTV कैमराज लगे हुए हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट जो प्रपोज्ड है करीब कोई 2,40,000 करोड़। ये बहुत पैसा होता है 2,40,000 करोड़। तो इसमें प्रोजेक्ट इस समय फटाफट तेज़ी से टेंडर हो रहे हैं, और जो आउटलाइंस हैं स्मार्ट सिटी की वो दिख रही हैं। पुरी साहब, हम दिल्ली NCR में देखें तो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बन गई हैं, और UPA सरकार में भी लोगों के साथ बहुत चीटिंग हुई और पैसा ले लिया गया, लेकिन उनको फ्लैट नहीं मिले, और वही सब कुछ आज भी चल रहा है। आज भी गरीब आदमी बहुत त्रस्त है। आपने कहा कि UPA के सरकार के समय से कई सोसाइटियाँ बनी, और जो आपने बात नहीं कही मैं कह दूं कि ये जो अनस्क्रूपुलस बिल्डर और प्रमोटर्स हैं, इन्होंने शरीफ जो होम बायर्स थे, अनसस्पेक्टिंग होम बायर्स, उनका पैसा लेके उनको आवास नहीं बना के दिया। बिल्कुल। और आपने फिर कहा कि वही बात अब हो रही है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली सबमिट करना चाहूँगा, अब वो नहीं हो रही, ये समस्या उस समय की है। कई ये जो ग्रुप्स हैं दिल्ली के आसपास, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, यमुना एक्सप्रेस एरिया में, ये वही ग्रुप्स है, तब की ये समस्या चली आ रही है। पर इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है, हम उस समस्या को हल कर रहे हैं। हमने 1 वर्ष पहले रेरा लाए, प्रमोटर और बिल्डर होम बायर से पैसा लेके वो उसको और जगह इन्वेस्ट कर देते थे, जैसे लैंड बैंक्स में। और क्या वहाँ पे परिभाषा क्या थी, ये जी 50-50 है, 60-40 है, मतलब इतना ब्लैक में होगा, इतना वाइट में होगा। तो रेरा के आने के बाद, डीमोनेटाइजेशन के होने के बाद, वो स्थिति में टोटल सुधार आ गया है। अब रेरा के आने के बाद कोई भी बिल्डर या प्रमोटर किसी होम बायर से पैसा ले तो उसमें से 70% जो है एक एस्क्रो अकाउंट बनाना पड़ता है, जिससे पैसा सिर्फ उसी बिल्डिंग में या उसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो सके। पर मैं आपको और आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब ये फाइनल स्टेजेस में है, होम बायर्स को रिलीफ मिलेगी। इसको सुधारने में समय ज़रूर लग रहा है,
बट एकदम मैं समझता हूँ जल्दी से जल्द इसमें स्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। शहरों की एक बहुत बड़ी समस्या है वेस्ट डिस्पोजल को लेकर के। एक तरफ तो हम स्वच्छता अभियान चलाते हैं और दूसरी तरफ कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ के पहाड़ खड़े हो गए हैं, खासतौर से दिल्ली में। इस समस्या से निजात पाने के लिए क्या? देखिए, ऐसे इस समय हमारा सैनिटेशन कवर जो है 2014 में करीब कोई 34% था, इसको हम नेशन वाइड कोई 95% से ऊपर ले आए हैं। अच्छा, सैनिटेशन कवर का मतलब है एक तो ओपन डेफिकेशन फ्री, कि हमें शौचालय बनाने हैं। हमें शहरी इलाकों में हमारा टारगेट था टॉयलेट्स बनाने का, इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स जिसको कहते हैं, करीब था कोई 67 लाख। ये हमें 2 अक्टूबर 2019 तक इसको कंप्लीट करना है। मुझे लगता है 67 लाख करीब बन गए हैं टॉयलेट्स। पब्लिक और कम्युनिटी टॉयलेट्स कोई हमें 5 लाख बनाने थे शहरी क्षेत्र में, वो भी मेरे को लगता है 5 लाख बन गए हैं। साथ में ये था कि 100% सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगा। वेस्ट टू कंपोस्ट तो मुझे लगता है बहुत सफलता मिली है। वेस्ट टू एनर्जी जो है उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, पर दबा के प्लांट्स लग रहे हैं सब जगह। पुरी साहब, अगर हम करतारपुर कॉरिडोर की बात करें तो पाकिस्तान ने भी उसका श्रेय लेने की कोशिश की और नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपनी पीठ थपथपा ली इसको लेकर के, और उसके बाद में पुलवामा जैसी घटना घटी। पहली बात तो आप देखिए, ऐतिहासिक जो अंग्रेज़ों के कार्टोग्राफर थे जिन्होंने ये नक्शा बनाया, मैं तो उनकी अकल पे हैरान हूँ। रेड क्लिफ ने जो किया था, जिसने ये नक्शा बनाया। अब देखो, सिख फेथ में गुरु साहब का जन्म हुआ एक स्थान पे, ठीक है। उन्होंने अपने कितने 17 वर्ष जीवन जो है वो करतारपुर साहब उस इलाके में बिताया। 6-7 साल उन्होंने सुल्तानपुर लोधी में जब छोटी आयु में वहाँ रहे, और फिर डेरा बाबा नानक। ये कैसे हो सकता है जब वो बाउंड्री ड्रॉ की, 2 गुरुद्वारा साहब उस तरफ हो गए और 3 इस तरफ हो गए। तो हमारी ये जो उस समय कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने उनके साथ नेगोशिएशन की, क्या ये छोटी सी चीज़ भी नहीं देख सकते थे? ठीक है, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि एक सिख होते और मुझे वहाँ मत्था टेकने का मौका मिला। तो मैंने तो उस समय भी कहा था, बड़ा लोगों को खुशी थी कि अब करतारपुर साहब की ग्राउंड ब्रेकिंग होगी और फिर जल्द से जल्द बनेगा, हम लोग भी लैंड एक्वायर करेंगे बनने के लिए। पर मैंने भी कहा था, प्लीज़ मेक योर असेसमेंट्स विथ कॉशन, बिकॉज पाकिस्तान एक ऐसा देश है विच यूजेस टेरर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी। सिद्धू साहब ज़रा ज़्यादा हाउ डू आई से, गॉट मोर इंथुजियास्टिक, और उन्होंने वो जफ़ी पप्पी की पॉलिटिक्स जैसे हमारे कहते हैं पंजाबी में, तो जफ़ी पप्पी की पॉलिटिक्स उन्होंने ज़रा ज़्यादा कर दी। बाद में थोड़े से मुझे लगता है उनको थोड़े लोगों ने जब चर्चा की कि भाई ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने फिर पीस की बातें की। देखिए, पाकिस्तान के साथ जो बायलैटरल हमारा रिश्ता है उसमें सुधार तब आएगा जब पाकिस्तान को ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि जैसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान वो आतंकवादी हमला करें और हम चुप रहें और उसके बाद बातचीत फिर शुरू करें, मोदी जी के समय तो ये नहीं होगा। अगर आपको पॉलिटिकल विल है, हमारी तरफ से है, हम तैयार हैं कॉरिडोर को ऑपरेशनलाइज करने के लिए, पर पाकिस्तान इस कॉरिडोर को इस्तेमाल करके अपनी लार्जर पॉलिटिकल गेम खेल रहा है। वो अभी मुझे लगता है उस पर उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। आपने जो पुलवामा की घटनाओं का जिक्र किया और भारत ने जिस ढंग से उसका विरोध किया और जिस ढंग से बदला लिया, आपको लगता है उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी को आने वाले इलेक्शन में लाभ मिलेगा? देखिए, मैं कई बार आपके जैसे चैनल्स में कह चुका हूँ, ये हमारे इतिहास में पहला मौका है 70 साल में जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने कंस्टिट्यूएंसीज के सामने, वोटर के सामने जा रहे हैं एक पॉजिटिव एजेंडा लेके। हमारा पॉजिटिव एजेंडा क्या है कि हमने 8 करोड़, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 8 करोड़ गैस कनेक्शन दिए, हमने शौचालय बनाए, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको आवास दिए, हमने सब गांव, सब ग्रामीण इलाकों में, सब गांव में जाके बिजली दी, हमने आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए की सुविधा हर एक परिवार को दी। तो ऐसी हमारी लिस्ट है।
नॉर्मली जब भी आप चुनाव में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि एक टेंडेंसी होती है, जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें इस समय पूरा विश्वास है, इसमें प्रो इनकम्बेंसी है। हम जो प्लान लेके आ रहे हैं, पहली बात तो वो है, हम पॉजिटिव एजेंडा से आ रहे हैं। दूसरी बात, जो हमारे लीडर हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, सक्सेसफुल लीडर है, यशस्वी, पर उसके अलावा उनकी क्रेडिबिलिटी आप देखिए तो उनके खिलाफ कौन है। आम आदमी पार्टी की शुरुआत कहां से हुई? जो अन्ना हजारे जी ने जो एंटी भ्रष्टाचार आंदोलन शुरू किया था, वो एंटी करप्शन मूवमेंट किसके खिलाफ थी? जो सत्ता में थे। सत्ता में कौन थी? कांग्रेस पार्टी थी। तो क्या हुआ इन 5 साल में? या तो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी और इनके जो साथी हैं, या तो इनकी जो विचारधारा है और इनके व्यूज करप्शन के बारे में चेंज हो गए हैं, या वो हुआ, या इनको लगता है कि कांग्रेस जो जिसको बिल्कुल भ्रष्ट मानते थे 5 साल पहले, वो अब दूध से धुल गई है। तो कुछ ना कुछ तो बीच में हुआ होगा। अच्छा, अब हैरानगी की बात यह है, वो क्या कह रहे हैं, अगर हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। अरे भाई, आपकी पैदाश हुई क्योंकि आप करप्शन के खिलाफ थे, जिसके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे थे, उनके साथ आप बिस्तर में घुसना चाह रहे हो, किस लिए? कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथों एमपी नहीं जीत जाए दिल्ली में। कांग्रेस ने बेरोजगारों के लिए 72,000 रुपये वार्षिक की घोषणा कर दी है। ऐसी ही घोषणा इन्होंने तीनों विधानसभाओं के इलेक्शन से पहले भी की थी, जिसका असर उन्होंने कहा था हम 10 दिन में कर देंगे, 100 दिन हो गए, अभी तो किए नहीं। काफी लोग उन्होंने माफ किए भी हैं, और उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट पर असर था ही। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले इस इलेक्शन में भी? देखिए, आज एक प्रेस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी ने न्याय और अन्याय की बहुत एक सुंदर बयान दिया है, तो मैं उसको इंटरप्रेट नहीं करना चाहता। मैं 2-3 चीज़ें बता दूं। पहली बात तो, जब इन्होंने ये स्कीम अपनी घोषणा पत्र में रखी, ये बताना भूल गए कि ये सिर्फ सेंट्रल स्कीम नहीं है, पर सेंटर और स्टेट की स्कीम है। कि मतलब इसको लागू करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा, एजुकेशन पे हम जीडीपी का 6% स्पेंड करेंगे। 6% ले लीजिए, $2.8 ट्रिलियन का, उसमें हिसाब निकाल लीजिएगा, उतना करेंगे। हम हेल्थ पे अभी 1.5% है, उसको दुगना करके 3% करेंगे। तो ऐसे जो भी इन्होंने चीज़ें कही हैं, उनको जोड़ लीजिए। 6% एजुकेशन पे, 3% इस पे। अगर इसमें मैंने तो उस दिन कैलकुलेशन करके देखा, मैंने कहा 14-15% तो जीडीपी का यही हो गया। अगर ये हो गया तो इनको सिविल सर्वेंट को, आर्मी को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं होगा। देखिए, जब किसी को अपने में विश्वास ना हो कि वो बहुमत पा सकते हैं या कोalition में पावर में आ सकते हैं, तब ये बेवकूफ़ियों की बयान जो होते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। फैमिली कंट्रोल, ये बहुत बड़ी पार्टी थी। देखिए, ये इस पार्टी ने आपको आज़ादी में आने में मदद की है। इनके बड़े बड़े नेता लोग थे, और उसके बाद महात्मा गांधी ने जो पॉलिटिकल काम था, उन्होंने वो कनेक्ट मासेस के साथ कर दिया। मिसेस गांधी और मिस्टर राहुल गांधी के बनने के दौरान बीजेपी के 19 प्रेसिडेंट रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे यहाँ कंप्लीट डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ डायनेस्टी में नहीं बिलीव करते, फैमिली में नहीं बिलीव करते। देखिए, अगर आप डेमोक्रेसी को ऐसे डिफाइन करेंगे कि सिर्फ एक फैमिली के व्यक्ति, फैमिली के लोग हो सकते हैं कंट्रोल में, हर एक माँ को ये प्रिविलेज है, वो चुने कि बेटे को आगे करना या बेटी को आगे करना। मैं समझता हूँ वहाँ पे भी थोड़ा तनाव है, पर ये कहना कि आप एक नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी इन चीज़ों में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर ले, तो ये गवर्नेंस नहीं हो सकती इसके बाद। इसलिए इनके तरफ से जो भी बयान आते हैं, ये सब लोग एक देते हैं कि राहुल जी के नेतृत्व या प्रियंका जी के आने से। मुझे कभी किसी ने पूछा कि प्रियंका जी के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मैंने कहा कि अभी तो राहुल जी के जो अप्रेंटिसशिप है, काफ़ी साल हो गए, पर एक अप्रेंटिस और ले आए। पर मुझे लगता है कि इस बारी वो 2019 के लोकसभा चुनाव में इतनी दिलचस्पी नहीं रख रहे, वो आगे की 2022 की यूपी की चुनाव में देख रही है ज़्यादा। पुरी साहब, कार्यक्रम का हम समापन करें, उससे पहले लास्ट में आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे। यदि
बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार दोबारा पावर में आई, तो आपका शुरू के 100 दिन का क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, पहले तो नतीजे आने से पहले ये कहना कि अगले 100 दिन के अगली सरकार का क्या होगा, मैं समझता हूँ वो सही नहीं होगा। पर ऑलरेडी लोग अपने दिमाग में काम कर रहे हैं और जैसे ही नई सरकार बनेगी तो इस बार ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि पहले बात तो 10 साल के बाद पावर में आए, ऑफिस में आए, तो उस समय थोड़े महीने लग गए। इस समय मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही नई गवर्नमेंट बनेगी, जो अगली स्कीम्स हैं, क्या क्या करना है, बड़े टिकट आइटम्स जो हैं, वो शुरू के कुछ दिनों में ही अनाउंस हो जाएंगे। हालांकि सर्वे बता रहे हैं कि सीटें शायद कुछ कम हो जाएंगी, बीजेपी की भी और एनडीए की। आप कितना सहमत है, कितने आश्वस्त हैं? देखिए, ऐसे सर्वे क्या कहते हैं, अब मैंने एक सर्वे देखा, वो कहता है कि बीजेपी की कोई 260-270 सीट आएगी, पर 1% स्विंग हुआ तो 290 बन जाती है, अगर 2% हुआ तो इतनी बन जाती है, 3%। देखिए, अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुए, पहला राउंड एक दिन में है, उसके बाद ये 19 मई तक चलने वाली है। कि अगर आप बैठ के आंकड़े गिने, यूपी में इतनी आएंगी, महाराष्ट्र में इतनी आएंगी, गुजरात में आएंगी, लगता है कि हम सिर्फ 230-240। चुनाव में ऐसे होता नहीं है, ये अरिथमेटिक की बात नहीं होती, केमिस्ट्री की होती है। आएंगी तो एकदम छप्पड़ फाड़ के जैसे वो होता है। मैं तो कई महीनों से कह रहा हूं कि बीजेपी की अपनी सीटें मेजॉरिटी होगी, मुझे लगता है 300 के पार होंगी, 300 के ऊपर होंगी बीजेपी की, और एनडीए के मिलाकर और भी बहुत ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद पुरी साहब, आपने इतने अच्छे हमारे प्रश्नों का जवाब दिया, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो सपने लेकर आप चल रहे हैं वो निश्चित रूप से साकार होंगे। हमारी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हरदीप सिंह पुरी साहब हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अब समय है इस हफ्ते के क्विज कॉन्टेस्ट का। इस बार का सवाल है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? 15 दिनों में दीजिए इस सवाल का जवाब। आप हमें SMS कर सकते हैं 7827038675 पर, या फिर अपने जवाब भेजें हमारी ईमेल ID info@sadhana.com पर। 25 लकी विजेताओं को 1 साल के लिए हम देंगे साधना पत्र मासिक पत्रिका की 1 साल की सदस्यता फ्री।